जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और ये एक पूरा क्विक रिवीजन है। इसके अंदर ब्रॉडली मैं आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सारे जितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो कवर करूंगा साथ साथ। और ब्रॉडली हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन की, उसके बाद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, देन पार्टनरशिप डीड, देन प्रोविजंस व्हेन डीड इज साइलेंट, कि मैं कौन कौन से प्रोविजन फॉलो करूंगा, क्या प्रोविजंस हैं जब डीड नहीं है आपस में, डीड मतलब आपस में जब एग्रीमेंट नहीं है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा प्रॉफिट्स का, मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट, इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। वीडियो में लास्ट तक बने रहना बेटा, आपको इसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूं और साथ साथ एक एक दो एग्जाम क्वेश्चंस भी इसमें मर्ज किए हुए मैंने, तो साथ साथ हम उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। बहुत ही देसी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। हाँ जी, सो मैं पहले दो पुतले तैयार कर लेता हूं बेटा, क्योंकि पुतलों से आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आती हैं, ताकि आप ना एक इमेजिनेशन पर काम कर पाओ। राइट, जब चीज़ों को आप इमेजिन कर पाते हो तो चीज़ें आपको क्रैम नहीं करनी पड़ती, आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ती, आप चीज़ों को बड़े आसानी से समझ जाते हैं। ये है मिस्टर श्याम। कौन है ये? श्याम। और ये है मिस्टर राम। मिस्टर राम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सर डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है बताते हैं। और श्याम की अपनी सोल प्रोप्राइटर गारमेंट की शॉप है, मतलब ये खुद ही ओनर हैं और आपकी जो मार्केट होती है उस मार्केट में इनकी बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छी लोकेशन पे इनकी गारमेंट्स की शॉप है। रामू जी की उम्र हो चुकी है, मिस्टर राम की उम्र हो चुकी है लगभग 70 साल के हो चुके हैं ये, तो बुढ़ापा है बिल्कुल। तो सर इनके बच्चे नहीं हैं क्या? ये बुढ़ापे में भी डिस्ट्रीब्यूटर की जॉब कर रहे हैं? नहीं बेटे, बच्चे नहीं हैं इनके, ये अकेले हैं। ठीक है, इनकी शादी नहीं हुई, 70 साल की उम्र हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत अच्छा इनका नाम है, इनके कनेक्शंस बड़े अच्छे हैं। किस में कनेक्शन अच्छे हैं सर? कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं इनके। सर किस चीज में कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं? देखो ये ना गारमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कौन है ये? गारमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और डिफरेंट स्टेट्स में इनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। आप देखो 70 साल का तजुर्बा, मतलब कहने का मतलब है, मान लो करीब करीब मान के चल रहा हूँ कि इस लाइन में इनको 30 से 40 साल का तजुर्बा है। और इनके तजुर्बे के अनुसार इन्होंने क्या कमाया? इन्होंने कमाए कॉन्टैक्ट्स, रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपको भी कमाने हैं, रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा लाइफ में सक्सीड करने के लिए। अब वही चीज उन्होंने अर्न करी है, क्या करा है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लगभग 30 ईयर्स का उनको तजुर्बा है इस गारमेंट्स के बिजनेस में। वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, उनका मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग में तो भैया सिर्फ हेडेक है। मैन्युफैक्चरिंग में सामान बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद लॉट्स के लॉट्स बिकते हैं होलसेलर को, और होलसेलर जब तक कि अपना सामान नहीं बेच लेता तब तक कि वो पुरानी पेमेंट नहीं निकालता। तो एक पेमेंट उनकी हमेशा लटकी रहती है, रोक के रखते हैं, ब्लॉक रखते हैं, एक पेमेंट, एक शिपमेंट की पेमेंट जो है उनकी ब्लॉक रहती है। तो उनको पता है वो सारी चीजें। वो कह रहे हैं मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा, मैं करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैं बनाऊंगा कनेक्शंस और मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान उठाऊंगा, मतलब क्लोथ्स उठाऊंगा, गारमेंट्स उठाऊंगा, और उस पर ज्यादा नहीं कमाऊंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा एक जीन्स की पैंट या एक शर्ट या एक टी शर्ट पर 1 या 2 रुपए अर्न करूंगा, लेकिन बेचूंगा लॉट्स में, बड़े बड़े लॉट्स में बेचूंगा, और उस लॉट्स में बेचकर मैं कमाऊंगा पैसा। तो इनके कनेक्शंस हैं, इनके कनेक्शन पंजाब में हैं, इसके अलावा हरियाणा में हैं, इसके अलावा दिल्ली में भी बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, अलग अलग गुजरात में बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। इनके डिफरेंट स्टेट्स में जो अपनी अपनी क्लोथ्स की वैरायटी है ना, उनके अंदर इनके पास मतलब मैन्युफैक्चर जितने भी है ना, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। चेन्नई में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, अब अपने कॉन्टैक्ट्स के बलबूते पर इन पर ये क्या करते हैं, वहाँ से सामान उठाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है इनकी। अब ये इतने बिजनेस इनका एक्सपेंड हो चुका है कि ट्रांसपोर्टेशन भी है इनके पास, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इन्होंने पूरे डिपार्टमेंट दे रखे हैं कि चंडीगढ़ से माल आएगा तो तुम संभालोगे, इस तरीके से इन्होंने लोग हायर किए हुए हैं, एम्प्लॉयज हैं इनके पास। राइट, अब सामान आता है इनके पास, और सामान आता है और फाइनली इनको देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मार्केट में लोग अवेलेबल हैं जो कि अच्छे रेट देंगे और उनको वो सामान बेचते हैं। तो अलग अलग स्टेट से सामान उठाते हैं और जो रिटेलर हैं, जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनको
बेचते हैं, बाजारों में बेचते हैं, तो बहुत अच्छा मार्जिन अर्न करते हैं। तो इनके पास क्या है, इनके पास ब्रॉडली कॉन्टैक्ट्स हैं, 30 साल का तजुर्बा, कॉन्टैक्ट्स हैं ऑल ओवर पैन इंडिया में, इनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है सबसे कॉन्टैक्ट्स हैं। मिस्टर श्याम है, इनकी एक नॉर्मल सी शॉप है गारमेंट की, और ये दिल्ली में ही ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं बेटा, दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी उम्र हो चुकी है और अब इनको लगने वाली हैं नई नई बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर। अब ये कह रहे हैं कि मेरी बस की तो नहीं है, ना तो मेरा कोई वारिस है जो मेरे बिजनेस को संभाले, तो ये कह रहे हैं मेरी बस की नहीं है, अब आगे जाके मैं बिजनेस नहीं चला पाऊंगा। लेकिन इनके पास क्या है, कनेक्शंस हैं। इन्होंने क्या बोला, वो मिस्टर रामू से मिले, ठीक है, वो मिस्टर श्यामू से मिले, सॉरी, तो मिस्टर श्याम से वो मिले, राम जो है मिस्टर श्याम से मिले। उन्होंने बोला देखो ऐसा है कि अब मेरी बस की नहीं है कि मैं अलग अलग स्टेट्स में इतना बड़ा लेवल पर बिजनेस करूं, और मैं इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, इतना बड़े लेवल पर बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर मेरा शरीर अब साथ नहीं देगा। अब श्याम बोल रहे हैं हाँ बात तो आप सही कह रहे हो। श्याम की उम्र है 40 साल, इनकी भी बहुत अच्छी गारमेंट्स की शॉप है। इन्होंने बोला, इन्होंने सारी बातें बताई कि मेरे पास कनेक्शंस हैं, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ऐसा बोला कि ठीक है, आपके कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स का ही फ़ायदा मेरे को होगा। और इन्होंने क्या किया, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, अब ये 30 सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको चीज़ें सस्ती भी पड़ती थी। इन्होंने बोला एक काम करो, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, बस मेरे को आपके कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, मैं आपके कॉन्टैक्ट्स यूज़ करूँगा, डिफरेंट स्टेट से वेराइटी ऑफ क्लोथ्स मेरे को लाकर दे देना, बस मेरे को कनेक्शंस दे दो, मेरे को अपने कॉन्टैक्ट्स दे दो, मैं उनसे बातचीत कर लूंगा किस तरीके से सामान आना है। आप मेरे साथ एक काम करो, कोलैबोरेशन में आ जाओ, पार्टनरशिप में आ जाओ, आपके कनेक्शंस, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो मेरे को बहुत काम आएगा, मेरे पास डिफरेंट वैरायटी आ पाएंगी क्लोथ्स की, और फिर मैं अपनी गारमेंट शॉप को और एक्सपेंड कर पाऊंगा, और जब मैं कमाऊंगा तो डेफिनेटली आप भी उसमें रखिए, क्या रखिए, प्रॉफिट शेयरिंग। ऐसा ही होता है जनरली मार्केट में जितने भी बिजनेसेस होते हैं, सीए प्रोफेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा मुकेश एंड एसोसिएट्स, सीए मुकेश एंड एसोसिएट्स, इस तरह के नाम आपने देखे होंगे। एसोसिएट्स बेसिकली होता क्या है कि ये ना सीए जो है अकेला काम नहीं करता, लॉयर्स को भी साथ रखता है, सीएस को भी साथ रखता है, सीएमएस भी मिलकर काम करते हैं बेटा ये। तो अकॉर्डिंग टू नीड, किसी के पास कोई क्वालिटी है, किसी के पास कोई क्वालिटी है, आपस में मिलकर ये पार्टनरशिप में आ जाते हैं। होपफुली एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल एग्जाम्पल है, मिस्टर राम के पास कनेक्शंस हैं पैन इंडिया में डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के, इनके कनेक्शंस को इस्तेमाल करेंगे कौन, श्याम। सस्ते रेट्स पर इनको क्या मिलेंगे, गारमेंट्स मिल पाएंगे, कपड़े मिल पाएंगे, और ये कपड़ों को बेचेंगे अपनी गारमेंट शॉप से, और शॉप्स भी अभी बढ़ाने वाले हैं। इनकी हो चुकी है उम्र, इस वजह से ये कोलैबोरेशन में आ रहे हैं, पार्टनरशिप में आ रहे हैं इनके साथ। ठीक, अब आपस में पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग भी होगा। अब ध्यान से सुनना कि आप डेफिनेशन क्या पढ़ते हो पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, ध्यान से देखो, सेक्शन 4। अब पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो पार्टनरशिप एक्ट लागू हो जाएगा, आया ना, और पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार इनको अपना बिजनेस अब रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेंगी, है कि नहीं, और फर्म बनाएंगे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होगा। अब सेक्शन 4 में आप क्या डेफिनेशन पढ़ते हो, जरा ध्यान से देखो, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये फर्म, अब ये इन दोनों की अलग अलग, ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कर रहे थे, ये गारमेंट्स का था, अब दोनों मिलकर साथ में आ रहे हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आ रहे हैं। पार्टनरशिप में आप क्या पढ़ते हो, सेक्शन 4 क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट का, कि व्हाट इज पार्टनरशिप। सबसे पहली चीज, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। क्या है, रिलेशनशिप है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कंबाइंड आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोलैबोरेशन में आ रहे हैं, दो या दो से ज्यादा। सर दो या दो से ज्यादा कितने, बेटा मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। बट कंपनी एक्ट सेक्शन 464 पता है क्या बोलता है, कि 100 भी हो सकते हैं। बट अगर एग्जाम में आया तो बेटा आपको 50 मार्क करना है,
तो ध्यान रखना मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कितना 464 सेक्शन के अंदर 100, बट जब तक कि अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे कंपनीज एक्ट के बारे में तब तक आपको 100 मार्क नहीं करना बेटा, 50 कंसीडर करना है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 50 है। मिनिमम कितने हो सकते हैं 2 लोग हो सकते हैं। ठीक है, और क्या है इसके आगे, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर, एग्रीड टू शेयर the profits or losses of the business। ठीक है, प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांटने के लिए, प्रॉफिट्स हो या लॉस हो उसको बांटने के लिए वो एग्री होने चाहिए। मतलब कि प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे, एक एग्रीड रेशियो होगा, एक एग्रीड शेयर होगा जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये मिलकर जब कोलैबोरेशन में आएंगे तो इनकी पता है क्या शॉप बनी गई इनकी, देखो इनका बिजनेस का नाम क्या है। अब जब ये दोनों कोलैबोरेशन में आए तो इनका था, इनकी जो वो थी ना शॉप का नाम था, वो इनका शॉप का नाम क्या था, श्याम था। श्याम के नाम से ऑपरेट कर रहे थे, श्याम गारमेंट्स के नाम से ऑपरेट कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, श्याम एंड आर, श्याम एंड आर गारमेंट्स, इस तरीके से। ठीक है, एस और आर कर लो, श्याम एंड आर कर लो, वट एवर। तो कहने का मतलब है इन्होंने अपने आप को पार्टनरशिप फर्म में एक नया बिजनेस फॉर्म कर लिया है। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या समझनी है कि रिलेशनशिप होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों का। 2 या 2 से ज्यादा कितने, मैक्सिमम 50, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से बात करें तो 100 है। एग्री होने चाहिए प्रॉफिट्स या लॉसेस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, it is a relationship between 2 or more person who have agreed to share the profit or loss of the business carried on by all or any one of them acting for all। सर ये क्या है, 3 चीजें याद रखनी है। रिलेशनशिप है, उसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब आपस में एग्री होने चाहिए प्रॉफिट और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी एक स्पेसिफिक रेशो में। बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, बिजनेस हो और प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव होना जरूरी है, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होनी जरूरी है। उसके बाद कैरी करे कोई भी, या तो राम कैरी कर रहे हैं या श्याम कैरी कर रहे हैं, डजेंट मैटर, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब वो उनका बुढ़ापा आ चुका है, वो बेशक पार्टनरशिप में है, अगर वो काम ना करेंगे ना बेटा, काम वो नहीं भी करेंगे तो भी बेटा, अगर सिर्फ राम काम करेगा, मतलब राम नहीं सॉरी श्याम काम करेगा, अगर सिर्फ श्याम काम करेगा क्योंकि राम की तो उम्र हो चुकी है, अगर सिर्फ श्याम काम करेगा तो भी बेटा वो पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, अब काम करे कोई एक पार्टनर, काम करे या ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली जो भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वो पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज व्हाट म्यूचुअल एजेंसी, वो आपस में एक दूसरे को बाइंड करते हैं अपनी हर एक्टिविटी के साथ। तो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो कोई एक कैरी करे या सारे कैरी करे, डजेंट मैटर, वो अपनी एक्टिविटी से पूरी फर्म को बाइंड करेगा। अभी फीचर्स के अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं, ऑलरेडी हम डेफिनेशन से सारी बातें समझ चुके हैं। ठीक है, बट अब हम बात करने वाले हैं फीचर्स की। सो फीचर्स में सबसे पहले चीज कि 2 या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। सो मिनिमम कितने हो सकते हैं बेटा, मिनिमम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 2, और जो मैक्सिमम की लिमिट है वो है 50, जो कि आपको करेक्ट आपको टिक करनी है अगर एग्जाम में कोई एमसीक्यू आया तो। यही जो है कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 464 में 100 की लिमिट है। ठीक, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन मेंशन नहीं करता कंपनीज एक्ट के बारे में तब तक आपको 50 कंसीडर करना है। एक रिटर्न देखो, एग्रीमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न और ओरल।
ठीक है, आपस में रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप पहले से फिक्स करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में आगे जाके दो या दो से ज़्यादा लोग जब बिजनेस कर रहे हैं तो वर्बल चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। आगे जाके डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, रेमुनरेशन की बात करें, या कोई भी स्पेसिफिक मुद्दा हो सकता है जिस पर आगे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इन दैट केस आपको रिटर्न एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, डीड का होना, एग्रीमेंट का होना आपस में ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट की बात होती है जिसके अंदर सारी बातें मेंशन कर दी जाती हैं, जिसको हम डीड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर वही रिटर्न फॉर्म में है तो उसको हम डीड बोलते हैं। ओरल एग्रीमेंट्स भी वैलिड होते हैं। ठीक है, तो रिटर्न और ओरल दोनों हो सकते हैं, दोनों की वैलिडिटी होती है बेटा। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस का होना जरूरी है भाई। ठीक है, किसी बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। ठीक, देयर मस्ट बी अ बिजनेस, ठीक है, जिसका प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट्स। एक बिजनेस होना चाहिए आपस में, और पर्पस क्या होता है उसका, उसका पर्पस ये होना चाहिए कि वहां पर प्रॉफिट्स अर्न करने का प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या? लाइक ए, बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं, तो बेटा ये अपनी हर एक्टिविटी से सबको बाइंड करते हैं। कहने का मतलब है बी ए का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, बी ए का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ये सब एक दूसरे के प्रिंसिपल, सब एक दूसरे के एजेंट हैं बेटा, समझ रहे हो? ये सब एक दूसरे के प्रिंसिपल, ये सब एक दूसरे के एजेंट होते हैं बेटा। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि हर पार्टनर अपनी एक्टिविटी से पूरी फर्म को बाइंड करता है। दैट इज व्हाट म्यूचुअल एजेंसी। हर कोई एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ए बी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, बी ए को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं और अपनी हर एक्टिविटी से पूरी फर्म को बाइंड करते हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ, एक रेशियो जरूर होगा, एक शेयर जरूर होगा, लाइक 3:2:1। ठीक है, प्रॉफिट और लॉसेस दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन होनी जरूरी है एक स्पेसिफिक रेशियो के अंदर। पर्पस क्या होता है वैसे? अर्न प्रॉफिट्स, और अर्न प्रॉफिट्स, और वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग पहले से आपको एग्रीमेंट में मेंशन करनी पड़ेगी कि आपसी सहमति से उन्होंने कितना कितना डिसाइड किया है कि कौन 3/6 लेगा, कौन 2/6 लेगा, कौन 1/6 लेगा, पूरे प्रॉफिट्स का कौन कितना हिस्सा लेगा। एक और बात की लाइबिलिटी की बात करें तो बेटा पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है बेटा। अगर बिजनेस की ज्यादा लाइबिलिटी हो गई, पार्टनरशिप फर्म की ज्यादा लाइबिलिटी हो गई, जितने उनके पास एसेट्स भी नहीं है, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है वो भी कम पड़ रहा है, तो बेटा एक ऐसा सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है जिसमें उनके पर्सनल एसेट तक बिक सकते हैं। कहने का मतलब बेटा अगर हालत खराब हुई तो पार्टनर के, इंडिविजुअल पार्टनर के घर के बर्तन तक, पर्सनल जो उनके एसेट हैं वो भी बेचे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसी के मद्देनजर 2008 में, इसी के मद्देनजर 2008 में एलएलपी आया, जिसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, और इसमें क्या फर्क है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने जितना कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस के अंदर वो उतना ही पैसा डूब सकता है उनका। कहने का मतलब है अगर लॉस हुआ, अगर या कोई नुकसान हुआ या लाइबिलिटीज एक्सटेंड कर गई, तो इंडिविजुअल पार्टनर का उतना ही कंट्रीब्यूशन जाएगा जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। लाइक मैंने एलएलपी में 1 लाख रुपए लगाकर मैंने किसी एलएलपी में ज्वाइन हुआ हूँ एज अ पार्टनर। ठीक है, और वहां पर अगर बिजनेस की लाइबिलिटी ज्यादा एक्सटेंड हो गई तो मेरा ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए ही डूबेगा, इससे ज्यादा मेरे पर्सनल एसेट नहीं बिकेंगे। ठीक, बट पार्टनरशिप में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, सबसे बड़ी कमी ये है कि वहां पर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक, सो एलएलपी 2008 में जो आया उसका यही बेनिफिट है कि यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है पार्टनरशिप की, पार्टनर्स ने जितना कंट्रीब्यूट किया उतने के लिए वो लाइबल है। वही कंपनीज के सिनेरियो में एज अ शेयर होल्डर मैंने अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स परचेज किए हुए हैं किसी, मान लो रिलायंस के, तो अगर मेरा पैसा डूबा तो कितना डूबेगा? हद मार के 1 लाख रुपए। मेरा जो नुकसान होगा वो कितना होगा? 1 लाख रुपए। तो सिर्फ पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। सो ब्रॉडली आपको ये फीचर्स याद रहने चाहिए बेटा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं फर्दर
पार्टनरशिप डीड पर चर्चा कर लेते हैं कि डीड में क्या क्या बातें मेंशन होनी चाहिए। अब जान लेते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। सर क्या होता है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड बेटा एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है। देखो, जब कानूनी बातें होंगी, कहने का मतलब है देखो, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपस में क्या बातें हुई थी, ओरली मैंने बोला था कि तुम्हारा आधा हिस्सा, मेरा आधा हिस्सा, बाद में भूल गए, बाद में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, मैं सैलरी लूंगा, पहले वर्बली बोला था, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, ऐसे डिस्प्यूट्स आगे अराइज हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो कानून ऐसे टाइम पर जो है कानून बीच में आता है, लॉ बीच में आता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बीच में आता है, जो कि क्या बोलता है कि भैया रिटर्न एग्रीमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, रिटर्न एग्रीमेंट को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दो, और रिटर्न एग्रीमेंट की ही वैलिडिटी मानी जाती है इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, कि आपने क्या क्या पहले लिखा था, उस डीड में क्या क्या बातें लिखी हुई थी, किसको कितनी सैलरी देने वाले हो, किसका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, रिटर्न एग्रीमेंट की वैलिडिटी होती है। वो रिटर्न अग्रीमेंट जो होता है ना, हस्तलिखित जो रिटर्न अग्रीमेंट होता है, सबकी सहमति से जो बनता है, एक ऐसा पत्राचार, एक पत्र तैयार करते हो आप, दैट इज व्हाट पार्टनरशिप डीड। ध्यान से देखिए, पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा? रिटर्न अग्रीमेंट है। ठीक है, रिटर्न अग्रीमेंट में आप सारी डिटेल्स मेंशन करने वाले हो। डिटेल्स, पार्टनर्स की डिटेल्स हो सकती है, उनका एड्रेस, नाम, पता, सब कुछ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कितना कितना लेने वाला है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली होता है कि बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, जैसा कि मैंने राम और श्याम का एग्जाम्पल लिया था, बिजनेस की शुरुआत जब वो करेंगे तो कुछ कुछ पैसा लेकर आएंगे, राइट? बिना पैसे के तो बिजनेस नहीं होगा ना बेटा, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए आज की डेट में, है ना? तो बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन वो लेके आएंगे। मान लो 2 लाख रुपए राम लाया, 4 लाख रुपए श्याम लाया, तो जो इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज वॉट कैपिटल, दैट इज वॉट पूंजी। और होता क्या है कि बिजनेस को अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से, हम अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं ना बेटा, बिजनेस को अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से, ये बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस को बेटा अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से हमेशा अलग कंसीडर किया जाता है पार्टनर से। ओनर अलग होते हैं और बिजनेस हमेशा अलग होता है, ये पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो ये बेटा हमेशा अलग ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर पार्टनरशिप कर रखी है आपने और उसको पार्टनरशिप फर्म में आपने कन्वर्ट, मतलब रजिस्टर्ड करवा रखा है, आपने पार्टनरशिप फर्म बनवा रखी है, रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड हो आप, बिल्कुल आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से बेटा ये दोनों अलग हो जाते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं। अगर इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया ना तो बिजनेस की वो लायबिलिटी होती है। देखो, बिजनेस के पास जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बिजनेस क्या बोलेगा कि जितने टाइम मैं ये पैसा यूज करूंगा ना उस पर इंटरेस्ट दूंगा, दैट इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट की एक स्पेसिफाइड रेट होती है जो कि यहाँ पर आप मेंशन कर देते हो। सर ये पूरा पूरा लिखो ना, फिर लो बेटा लिख देते हैं पूरा पूरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो जो भी रेट है वो यहाँ पर स्पेसिफाइड कर दी जाती है रिटर्न अग्रीमेंट में, डीड में। ठीक है, तो जो भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। और कैपिटल पर बिजनेस क्या देता है? इंटरेस्ट। ठीक है, और वो जो भी इंटरेस्ट रेट है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। किसको कितनी सैलरी देने वाले हो, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे कितना चार्ज करेगी फर्म, है ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है? देखो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? पहले आपने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस उसको यूज कर रहा है, तो जितने टाइम वो यूज कर रहा है वो सेपरेट है, इस बेसिस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है। अब अगर पार्टनर्स ने पैसा निकाल लिया तो एक बार वो पैसा बिजनेस का हो चुका है, अब आप उसमें से विड्रॉ कर रहे हो तो बिजनेस का पैसा अब आप यूज कर रहे हो, इन दैट सिनेरियो बिजनेस फिर आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा। ड्राइंग्स का जो कॉन्सेप्ट है आगे पढ़ने वाले हैं, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो भी रेट है वो सब यहाँ पर मेंशन कर दी जाती हैं, सारी डिटेल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, कमीशन किसी को मिलने वाला है तो भैया कितना कितना मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिटर्न अग्रीमेंट में आप मेंशन कर देते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को,
इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो या तो आप मेंशन कर दीजिए। इन केस अगर आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बनाए, कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं बनाया या भूल गए या कुछ चीजें आपने छोड़ दी, इसके अलावा एक चीज और रह गई बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का क्या रेशियो रखने वाले हो वो सब यहां पर मेंशन कर देते हो। अगर भूल गए, अगर इसमें से कुछ भी आप भूल गए, तो इन दैट सिनेरियो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, provisions of partnership act 1932 will be followed। ठीक है, सो क्या फॉलो किया जाएगा, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, किसी तरह का रिटर्न अग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो इस सिनेरियो में बेटा प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे। कौन से? पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन फॉलो किए जाएंगे। तो साइलेंट सिचुएशन में क्या क्या बातें होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब क्या क्या प्रॉफिट शेयरिंग रहती है, अगर पहले से आपने कुछ एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, कुछ भी चीज़ें रिटर्न नहीं है, ठीक है, कुछ भूल गए आप, किसी रेट को आप भूल गए, क्या सैलरी देने वाले हो, क्या कमीशन देने वाले हो, कुछ भी पहले से स्पेसिफाइड नहीं है, रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है, इन दैट केस क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए। व्हेन प्रोविजंस डीड, व्हेन प्रोविजंस, और मैं आई कैन से कि डीड इज साइलेंट, प्रोविजंस नहीं है या फिर डीड साइलेंट है, मतलब कुछ भी अग्रीमेंट में आपने मेंशन नहीं कर रखा है, किसी तरह का रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा जरा ध्यान से देखना बेटा। होपफुली ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डीड इज बेसिकली रिटर्न अग्रीमेंट होता है, और ये रिटर्न अग्रीमेंट की ज़रूरत क्या है, क्योंकि डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और डिस्प्यूट्स हमेशा पैसों के मामले में होते हैं, तो डिटेल्स सारी पहले से मेंशन करनी पड़ेंगी, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, किसको कितना मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली कौन सा लोन है, पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, तो फर्म कितना इंटरेस्ट पे करने वाली है पार्टनर को लोन पर, ठीक है, लोन बाय पार्टनर टू द फर्म है। ओके, तो ये सब चीजें या तो मेंशन कर लो, अगर मेंशन नहीं करी है तो फिर क्या फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस फॉलो करेंगे। अब वो क्या है, ध्यान से देखिए। प्रॉफिट शेयरिंग होगी बेटा क्या, अगर डीड साइलेंट है, डीड मतलब क्या, ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, रिटर्न अग्रीमेंट। अगर रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है, और आई कैन से कि डीड साइलेंट है, नो रिटर्न अग्रीमेंट, अगर कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है, तो इन दैट दैट केस क्या होगा, इन दिस केस बेटा ध्यान से देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल। इक्वल मतलब अगर तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा बेटा 1:1:1 होगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, नो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ मेंशन ही नहीं है, मेंशन नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन बाय पार्टनर टू द फर्म है तो याद रखना बेटा 6%, 6% पर एनम। ठीक, रेमुनरेशन फॉर फर्म्स वर्क, किसी तरह का रेमुनरेशन देंगे क्या, नो, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ दो चीजें दी जाएंगी, अगर आपने किसी तरह का रिटर्न अग्रीमेंट नहीं किया हुआ है तो दो चीजें मिलेंगी, वो क्या क्या है, पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि इक्वली, बाकी और किसी तरह का कोई भी रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, या तो आप पहले से पहले स्पेसिफाइड कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी आपको स्पेसिफाइड करना वो स्पेसिफाइड कर सकते हो। अगर स्पेसिफाइड नहीं किया, इन दैट सिनेरियो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा, लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, वो 6% रहेगा। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, चलो वो हम क्वेश्चन करते टाइम बताएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर है कि
6 मंथ्स का कैलकुलेट किया जाता है, वो हम आगे बात करेंगे। रेमुनरेशन ऑफ द फर्म्स वर्क, मतलब कहने का कि आपने कुछ काम किया है, सैलरी कमीशन आप कुछ एडिशनल मांग रहे हो, कोई रेमुनरेशन मांग रहे हो, कोई पार्टनर अगर मांग रहा है तो नहीं मिलेगा, या तो पहले से स्पेसिफाइड करो, अदरवाइज नहीं मिलने वाला, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। इसके अलावा एनसीईआरटी में ये 2 पॉइंट्स और मेंशन है, इनको भी जरा देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम अबव, इन पॉइंट्स के अलावा, इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम हिम और हर सेल्फ, if any partner derive any profit for him or herself from any transaction of the firm or from the use of property or business connections of the firm or the firm name, he or she shall account for the profit and pay it to the firm. सिंपल सी बात, इतनी सी बात याद रखना कि अगर पार्टनर हो आप और फर्म के बिजनेस के कनेक्शंस यूज किए हैं आपने, बिजनेस के प्रॉपर्टी यूज करी है आपने, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी यूज करी है या उसके कनेक्शंस यूज करे हैं किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में और आपने वहां से कुछ प्रॉफिट जनरेट करे हैं, तो आप लाइबल हो, आपको वो जो प्रॉफिट्स आपने कमाए हैं ना बेटा फर्म को देने पड़ेंगे, क्योंकि आप पार्टनर हो, और अगर आप पार्टनर हो तो आप बाउंड हो जाते हो, म्यूचुअल एजेंसी है, आप अपनी एक्टिविटी के साथ बाउंड हो, या तो पार्टनरशिप एक्ट, या तो पार्टनरशिप छोड़ो, या तो पार्टनरशिप छोड़कर बाहर निकलो, उस बिजनेस को छोड़ दो, लीगली उस बिजनेस को छोड़ दो, ठीक है। आप पार्टनर ना रहो तो अच्छी चीज है, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप पार्टनर हो तो ड्यूरिंग पार्टनरशिप आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसा नहीं कर सकते? आप पार्टनरशिप में भी हो और बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस के कनेक्शंस को इस्तेमाल करके कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हो, तो बेटा वो प्रॉफिट्स भी किसके हैं? फर्म के हैं। एडिशनल पॉइंट है, मे भी हो सकता है कहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए तैयार रहना। सेकंड पॉइंट इज व्हाट इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, या तो सेम नेचर का बिजनेस आप कर रहे हो एज इन द कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, कंपीटिंग बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में भी हो, सेम नेचर का बिजनेस भी कर रहे हो और अपने ही बिजनेस के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, मतलब जिस बिजनेस में आप पार्टनर हो सेम नेचर का बिजनेस करके, मान लो सामने जो है कोई शॉप थी, पार्टनरशिप फर्म, कुछ लोग पार्टनरशिप में थे और आप उसके पार्टनरशिप के हिस्सेदार हो, और मान लो कोई शॉप है, कोई बड़ा मल्टीप्लेक्स है या कोई कॉम्प्लेक्स है, या फिर मान लो कोई शॉपिंग मॉल है, आपने क्या किया, सेम वैसा ही उसके सामने खोल के बैठ गए, या फिर कॉम्पीट कर रहे हो, सेम इंडस्ट्री के अंदर हो, सेम काम कर रहे हो, कॉम्पीट कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ जिसमें आप ऑलरेडी पार्टनर हो, तो इन दैट केस क्या होगा, जो भी कमाने वाले हो, जो भी कमाने वाले हो, प्रॉफिट कमाने वाले हो, वट एवर यू हैव अर्न फ्रॉम दैट बिजनेस, दैट कंपीटिंग बिजनेस, यू हैव टू पे टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग कौन सा? जिसमें आप पार्टनर हो, तो जिसमें पार्टनर हो अगर वैसा ही बिजनेस कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहे हो, तो बेटा एज इट इज वो सारा प्रॉफिट आपको उस कॉम्पिटिंग बिजनेस से जनरेट किया गया जो इनकम है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। किसको? मेन बिजनेस को, जिससे आप कॉम्पीट कर रहे हो, जिसमें आप पार्टनर हो। ठीक, ये 2 पॉइंट एडिशनल है, इनको जरा देख लेंगे। चलिए बच्चे, अब देखते हैं एक पार्टनरशिप डीड के ऊपर ये क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए। जरा ध्यान से देखिए। Mohan and Shyam are partners in a firm. State whether the claim is valid if partnership deed, partnership agreement you can say, is silent. So partnership agreement यहाँ पर silent है, तो इस सिनेरियो में ये जो चीजें ये मांग रहे हैं, क्या ये मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? ये जो क्लेम ये मांग रहे हैं, क्या ये वैलिड है या नहीं है? तो सिंपल सी बात है, अगर साइलेंट सिचुएशन होती है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल हो सकती है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, जो कि प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर टू द फर्म है, उस पे फर्म 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। बस ये 2 चीजें हैं, बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा। मोहन एक एक्टिव पार्टनर है, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। 10,000 रुपए की सैलरी मांग रहे हैं, वो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि डीड में कुछ मेंशन नहीं है, या तो पहले से डीड में मेंशन करो, नहीं है मेंशन तो कुछ नहीं मिलेगा, डीड साइलेंट है, एग्रीमेंट साइलेंट है। श्याम हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म, ही क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम वो इंटरेस्ट मांग रहा है, उसने एडवांस मतलब लोन दे रखा है फर्म को। क्या 10% दोगे? नहीं देंगे सर, आपने तो बताया 6% पर एनम है, बस यही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो 10% नहीं मिलेगा। Mohan has contributed 20,000 and Shyam 50,000 as a capital. Mohan wants equal share in profits. So मोहन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कम है, कैपिटल कम है, श्याम की ज्यादा है, तो मोहन बोल रहे हैं कि मुझे इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए। तो डेफिनेटली बेटा एग्रीमेंट साइलेंट है, डीड साइलेंट है, तो इस सिनेरियो में तो वैसे भी इक्वल अप्लाई होता है पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस, और उसमें क्लियर मेंशन है कि पार्टनर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो यस,
प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। उसके बाद श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड 6% पर एनम। श्याम बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% पर एनम दो। क्या 6% पर एनम दे सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में या तो डीड में मेंशन करो, अगर नहीं मेंशन कर रखा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। 6% सिर्फ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दे सकते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल अकाउंट। नाउ व्हाट इज दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये कितने तरह के होते हैं जरा ध्यान से समझना। देखो सिंपल सी बात है, बिजनेस अलग है, पार्टनर्स अलग हैं। बिजनेस अकाउंटिंग कर रहा है, आप अकाउंट पढ़ोगे, अकाउंट पढ़ के अकाउंटेंट बनोगे और अकाउंटिंग करोगे आप फर्म के प्रोस्पेक्टिव से, मतलब अपने आप को आप फर्म समझोगे, अपने आप को क्या समझोगे, आप बिजनेस समझोगे। बिजनेस अपने आप को समझो जब अकाउंटिंग कर रहे हो तो। पार्टनर ने पैसा लगाया, देखो पार्टनर ने पैसा लगाया और पार्टनर को ही अल्टीमेटली अर्न करके आप देने वाले हो, आप कौन हो, बिजनेस। पार्टनर ने पैसा लगाया, पार्टनर का पैसा आप यूज करोगे, ओनर्स का पैसा आप यूज करोगे और उस पैसे को यूज करके आप कुछ अर्निंग जनरेट करोगे, उस अर्निंग को भी फाइनली किसको दोगे, पार्टनर्स को ही दोगे। तो एक ऐसा खाता बनाना बहुत जरूरी है जिसमें आप ऑल ओवर उन पार्टनर्स का, उन ओनर्स का ब्यौरा रख पाओ कि ऑल ओवर आप उनको कितना कितना पैसा देने वाले हो, उनसे कितना कितना लेने वाले हो। उस ब्यौरे को मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करता हूं, रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है। वो क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। तो ब्रॉडली पार्टनर कैपिटल अकाउंट बेटा दो तरह के होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाए जाते हैं, बेसिकली आप कह सकते हो कि मेथड्स, ठीक है। दो मेथड्स हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर ये क्या होता है? जरा ध्यान से समझना। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स की थोड़ी अलग तरह की मेंटेलिटी है और इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूं कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स की थोड़ी अलग तरह की मेंटालिटी होती है और वो दो तरह के अकाउंट बनाते हैं। बोलते हैं कि हमारा हिसाब किताब रखो, बिजनेस से बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा हिसाब किताब ना दो तरह के खातों में मेंटेन करो। बिजनेस पूछ रहा है क्यों, ऐसा क्यों करें? अब वो बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना, जो हमारा इनिशियल कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा परमानेंट नेचर का पैसा हमने इकट्ठा लगाया बिजनेस में से, इकट्ठा बिजनेस में से निकाला, उसको सेपरेट रखो। मोटा पैसा एक बार में लगा रहे हैं, मोटा पैसा एक बार में बिजनेस से निकाल रहे हैं, उसको अलग खाते में रखो। और बाकी जो बिजनेस से रेगुलर बेसिस पर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह जो चलता रहेगा ना, उसको सेपरेट अकाउंट के अंदर ट्रीट करो। जब पार्टनर ये चाहते हैं कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है परमानेंट नेचर की ड्राइंग है या परमानेंट नेचर का एडिशंस हैं, जो हम एडिशन कंट्रीब्यूशन लेकर आ रहे हैं, एडिशनल जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पैसा बिजनेस के अंदर परमानेंट नेचर का, उसको अलग खाते में मेंटेन करो, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं बिजनेस से जो हमें मिलनी है, बिजनेस को हम जो देंगे, वो सब चीजें एक अलग खाते में मेंटेन करो। वो किस खाते में आएंगी, करंट अकाउंट के अंदर। और बाकी जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा जो परमानेंट नेचर का बड़ा एडिशन, बड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम पैसा बिजनेस के अंदर, और अगर परमानेंट नेचर की एक मोटी ड्राइंग हम कर रहे हैं बिजनेस में से, उसको अलग खाते में मेंटेन करो। तो ये मेंटेलिटी है और इस मेंटेलिटी को, ठीक है, जनरली बड़े बिजनेसेस में ऐसा फॉलो किया जा सकता है, ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन का अमाउंट बड़ा रहेगा तो जो बिजनेस से अमाउंट मिलना है या देना है उसको करंट अकाउंट के अंदर ट्रीट कर लो, और कैपिटल अकाउंट के अंदर जो परमानेंट नेचर की फ्लक्चुएशंस हैं उनको कंसीडर करिए। ओनली
परमानेंट नेचर contribution and drawings will be recorded। ठीक है, सो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा परमानेंट नेचर का पैसा इंट्रोड्यूस करा बिजनेस के अंदर, परमानेंट नेचर की मोटी ड्राइंग है, उसको हम अलग ट्रीट करेंगे किसका अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। बाकी रेस्ट ऑफ द जितनी भी चीजें मिलनी है, रेस्ट ऑल ट्रांजैक्शंस लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब कहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी बेटा, करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस छोटे लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है ठीक है, अब ये थोड़े अलग तरह के बिजनेस है और यहाँ पर पार्टनर्स की मेंटेलिटी थोड़ी सी अलग है। वो कह रहे हैं कि भैया हमें ज़रूरत नहीं है किसी तरह का सेपरेट अकाउंट बनाओ, एक काम करो हमारा एक ही अकाउंट बनाइए, दैट इज़ व्हाट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एक ही अकाउंट बनता है बेटा, कौन सा अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और हमारी सारी ट्रांजैक्शंस उसी में रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो हम कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं, हम बिजनेस में कुछ पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, हमें बिजनेस से सैलरी मिलने वाली है, कमीशन मिलने वाला है, हम बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेंगे, हम बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस हमें पे करेगा, है ना। तो वट जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो सब एक ही अकाउंट के अंदर ट्रीट करो, दैट इज व्हाट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड इसमें आपको क्लियर समझ में आ गया, ये बेसिकली दो तरह के मेथड हैं कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे। आप ध्यान से समझना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानने से पहले आप दो वर्ड्स के बीच में पहले एग्जैक्टली डिफरेंस को समझिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। सर क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आइए देखिए फटाफट। सो सबसे पहले आप देखते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड सेकेंड वन इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या, एनी अमाउंट विच will reduce the profits of the firm। जो फर्म के प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देना बेटा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लाइक एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज की सैलरी भैया देनी पड़ेगी, नहीं तो बाहर पकड़ लेंगे बॉस को, है ना। इसके अलावा मैनेजर का कमीशन, जो कि जनरली आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा रेंट हो सकता है ऑफिस का। तो ये कुछ इस तरह के खर्चे होते हैं बेटा जो कि बिजनेस को करने ही पड़ेंगे टू ऑपरेट बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेट करने के लिए बिजनेस प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, ये कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको डेबिट करना ही पड़ता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं और सीधा प्रॉफिट्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये करने ही पड़ेंगे चाहे बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेज और नॉट। ठीक, इसके लिए आप क्या बनाते हैं बेटा, इसके लिए आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो आप एप्रोप्रिएशंस के लिए। ठीक है, एप्रोप्रिएशन इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। बेसिकली पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, मतलब एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स।
सर मतलब 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे 4 बच्चे मेरे सामने खेल रहे हैं, मैंने उनको 50 रुपए दिए, मैंने कहा आपस में बांट लो। उन्होंने कब बांटे? भैया जब उनके पास पैसे आए। ठीक, मैंने उनको 4 बच्चों को मैंने 100 रुपए दिए और बोला कि मैंने आपस में बांट लो। ठीक है, अब उन्होंने अपने हिसाब से बांट लिए, 25-25 रुपए जैसा उनको ठीक लगा, उन्होंने आपस में बांट लिए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि उन 4 बच्चों के पास पैसे आए तभी तो बांटे। इसी तरीके से फर्म के सिनेरियो को समझो। फर्म जब प्रॉफिट जनरेट करती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिख रहे होते हैं, और जब नेट प्रॉफिट्स आते हैं बेटा उसी में से डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। तो एप्रोप्रिएशन इज व्हाट? एप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट जब होते हैं ना बेटा एप्रोप्रिएशन जब भी पॉसिबल है। लॉसेज के सिनेरियो में एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती। ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या आता है देखो। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, अगर पहले से एग्रीमेंट में रिटर्न है सब कुछ। ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? आईयूसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। इसके अलावा किसी पार्टनर की सैलरी एग्रीड है, ठीक, पहले से डीड में मेंशन है, तो वो आएगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? किसी पार्टनर को कमीशन देना है। ठीक, किसी पार्टनर को कमीशन देना है जो कि पहले से एग्रीड है, तो वो आएगा। इसके अलावा आप रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं आप? रिजर्व्स क्रिएट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये सब जो है बेटा एप्रोप्रिएशंस का पार्ट है। क्या है ये सब कुछ? एप्रोप्रिएशंस है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? ठीक है, एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से कि आप इसको एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, और ये जब भी पॉसिबल है जब बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा। एक और बात आप समझो कि बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। आप नॉर्मली अब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है आपने, जिसमें आप नॉर्मली क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को डेबिट करते आए हो, इनकम्स को, रेवेन्यूज को क्रेडिट करते आए हो। ठीक, देन फाइनली आपके पास आ जाते हैं नेट प्रॉफिट्स। ठीक, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो फिर क्या आता है? नेट लॉस। ठीक है, और इन दोनों में से बेटा एक ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। ओके, फर्दर अब बस इसकी एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी एक्सटेंशन है। सर कैसे? बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट करे, कहाँ से पता चला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चला। अब आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, तो बनाओ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, किसके लिए? प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, अब इसमें से आप क्या कर देंगे? एप्रोप्रिएशंस कर देंगे। अगर लॉस होगा तो इधर करेंगे। ठीक, अब इसमें से एप्रोप्रिएशंस करो, तो एप्रोप्रिएशंस क्या होंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके अलावा रिजर्व्स आप क्रिएट कर रहे हो, इसके अलावा किसी पार्टनर की सैलरी है। ठीक है, और ये ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स, 4 पार्टनर जितने भी पार्टनर हैं उनको अंदर आप इंटरनली यहाँ पर मेंशन करके आओगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म रिसीव करती है। ठीक है, प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, ABC आप मेंशन करके आएंगे जो भी पार्टनर्स हैं। ठीक है, या तो प्रॉफिट्स का सिनेरियो होगा या फिर लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो, वैसे लॉसेस कब होंगे? लॉसेस अगर होंगे तो डेफिनेटली एप्रोप्रिएशन तो कुछ नहीं हो पाएंगी, और ये लॉसेस हमारे एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रांसफर हो रहे होंगे, और वो सीधा चले जाएंगे पार्टनर्स के अकाउंट में।
ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। लिख देते हैं यहाँ पे, ओनली वन विल अपीयर। ठीक, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हो, ये एक एक्सटेंशन होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं फर्दर टॉपिक्स को समझते हैं। अब पीएल एप्रोप्रिएशन पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, जरा ध्यान से देखेंगे। यदु, मधु एंड विधु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इनकी जो फिक्स कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल 2019 वर, यदु की 5 लाख है, मधु की 4 लाख रुपए है और विधु की 3.5 लाख रुपए 3,50,000 है। As per the partnership deed, partners are entitled to interest on capital of 5% per annum, and Yadu has to be paid a salary of rupees 2,000 per month, while Vidu would be receiving a commission of rupees 18,000। देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर जो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि जो उनको प्रोवाइड करनी है। क्या क्या है, सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 5%। ठीक है जी, मान ली बात। इसके बाद यदु के लिए बोला गया है कि 2,000 रुपये हर महीने की सैलरी जाएगी इसके पास। एंड विधु को बोला गया है कि उनको कमीशन मिलेगा 18,000 रुपये का। नेट लॉस ऑफ द फर्म एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इज 75,000। ये भैया लॉस में जा रहा है बिजनेस, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लॉस निकल कर आए हैं 75,000 के। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट and prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st of March 2019। कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेटा जब बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन जब भी पॉसिबल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर ऑलरेडी लॉसेज हैं, डीड के हिसाब से कुछ चीजें लिखी हुई हैं, मेंशन है कि ये चीजें उनको मिलनी चाहिए पार्टनर्स को, बट वो नहीं मिल पाएंगी। क्यों? जस्ट बिकॉज बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेज। कितना? 75,000। तो सीधा सीधा एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा, लॉस उठाकर बांट दो, खत्म करो। चलो बनाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ सर, हाँ जी। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आने वाले हैं, लॉस कितने के, 75,000 के। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना, इनका क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है बेटा कि इनकी ना ये फिक्स कैपिटल है। इस फिक्स वर्ड का मतलब ये है कि भैया ये अपनी कैपिटल को फिक्स रखते हैं अपनी, कितनी, 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख, ये फिक्स रहती है। तो बाकी सारी एप्रोप्रिएशन जो होने वाली हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, वो कहाँ होती हैं बेटा, करंट अकाउंट के अंदर होती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपको पता होना चाहिए वैसे ना। दो मेथड हैं कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर क्वेश्चन में फिक्स वर्ड लिखा है ना, तो कहने का मतलब है पार्टनर्स अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं। कोई परमानेंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो उसकी एडजस्टमेंट होती है। फर्दर हम कैपिटल अकाउंट को भी सीखेंगे, पहले इस पॉइंट को समझो कि अगर यहाँ पर फिक्स मेंशन है तो इसका मतलब उनकी कैपिटल फिक्स है, तो जो फर्दर एप्रोप्रिएशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स उनको मिलने वाला है, वो सब करंट अकाउंट के अंदर दिया
जाता है। ठीक, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। क्या क्या नाम है जरा दोबारा देख लें। यदु, मधु और विधु, 221। यदु, मधु, विधु। यदु, मधु और विधु। ठीक है, रेशो है आपका 2:2:1। तो अगर मैं यदु का निकालूं तो कैसे निकलेगा बेटा, 75,000 2/5, इधर हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। ठीक, 30 30 आ रहा है इसका, 30 ही इसका आएगा, फिर 60 और इसका आ जाएगा 15। लो जी, हो गया लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना इन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स के जो बीच में, इसका पर्पस ये है कि आपको छोटी छोटी बातें ताकि आपको याद रहें। ठीक, क्वेश्चन बड़ा लेंथी नहीं आएगा, बट ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस गलत कर सकते हो। सबसे पहली बात सीखने की है कि फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है तो इस वजह से करंट अकाउंट के अंदर सारा ट्रीटमेंट होगा। और इसके अलावा एक और चीज़ की नेट लॉस है, ये पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स हैं कि अगर नेट लॉस है तो फिर उसमें सीधा सीधा लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ऐसा ही होता है बेटा, जब आप बुक्स में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर क्वेश्चन के अंदर कुछ यूनिक है, उनको अंडरलाइन कर लो। ठीक, और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं है, बशर्ते कम क्वेश्चन कर लो, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर लो और ऐसे क्वेश्चन कर लो जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं, वैरायटी कवर हो जाए। अब यहाँ पर एक पहली वैरायटी आपने सीख ली। इसके अलावा बड़े फुल फ्लेज सिंपल क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, बट कहीं ना कुछ ट्रिकी वो जरूर बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट वो ऐसी दे देंगे जहाँ पर थोड़ा सा आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब आगे बात कर लेते हैं कि जब बिजनेस के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, पार्टनरशिप में सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है, प्रॉफिट्स कम हैं और एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा निकल कर आ रही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट किया है ओपनिंग कैपिटल पे और इसके अलावा प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट किया है एडिशनल कैपिटल पे, और अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा डेबिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बट आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं वो कम है। तो उस सिनेरियो में किस तरीके से आप एप्रोप्रिएशन करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जरा ध्यान से समझिए बेटा। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा ये। ठीक, और यहां मैंने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमारे नेट प्रॉफिट्स हैं। मान लीजिए ये 30,000 है, और आपने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी तो ए और बी में कितना कितना गया। ए का है यहाँ पे मान लो 20,000 ए का है और 40,000 बी का है। अब परेशानी ये है कि भैया प्रॉफिट तो 30,000 के हैं, बट यहाँ पर एप्रोप्रिएशन हो रहा है 60,000 रुपये का, 20 का ए में 40 का बी में। तो इस तरीके से फिर कैसे पॉसिबल है एप्रोप्रिएशन। देखो एप्रोप्रिएशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स कम है तो सिंपल सी बात है जितने अवेलेबल हैं उतने ही बटेंगे। तो बांटे कैसे, बात ये है, समझो ध्यान से कैसे बटेंगे। इनका रेशो निकालो, एप्रोप्रिएशन का रेशो निकाल दो बेटा। 20,000 एंड 40,000 का अगर मैं रेशो निकालूं तो क्या आएगा, 1:2। 1:2 में इसको डिवाइड कर दो, किसको, 30,000 को। तो अगर मैं ए का पोर्शन बात करूं, ए को कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही देंगे बट इन द एप्रोप्रिएशन रेशो। जो एप्रोप्रिएशन की रेशो है, मतलब जितना आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया हुआ है उसका जो रेशो है 1/3 कर देंगे तो इधर आ जाएगा 10,000। और बी की अगर मैं बात करूं 20,000। ठीक, तो इस तरीके से इसको 20 ना देकर 10 देंगे और इसको 40 ना देकर 20 देंगे। ठीक, ऐसे करके बेटा 30,000 की एप्रोप्रिएशन की जाएगी इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और एक और बात आप ध्यान रखना बेटा, कभी भी नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में आपको कभी लॉस नहीं दिखेगा। वो उसका रीज़न यही है कि बेटा जितने अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं ना, एप्रोप्रिएशंस उसी में से हो सकती है। ठीक है, जैसा कि अग्रीड है बिटवीन द पार्टनर्स की सैलरी मिलनी है, कमीशन मिलना है किसी पार्टनर को, रेमुनरेशन कुछ भी मिल सकता है जो कि एग्रीमेंट में पहले से मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ मिलना है, वो सब चीज़ें पॉसिबल ही जब हैं जब बिजनेस के पास कुछ प्रॉफिट्स हैं। ओके, और अगर प्रॉफिट्स कम पड़ गए तो एप्रोप्रिएशंस का रेशो आपको निकालना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उसको एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। चलिए बेटा, अब आगे समझ लेते हैं एक कमीशन का जो पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझना बेटा। आप इस क्वेश्चन में गलती करके आओगे अगर क्वेश्चन के अंदर आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग का पॉइंट है। कमीशन की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से की जाती है, आपको वर्ड्स पर फोकस करना है, एग्जैक्टली क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मेंशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मेंशन है। कमीशन वाला जो पॉइंट है जरा ध्यान से समझिए। सो पार्टनरशिप में अगर क्वेश्चन के अंदर किसी तरह की कमीशन दे दी जाती है, ठीक है, तो अगर किसी तरह की कमीशन है तो कमीशन के अंदर आपको मेजरली बेटा दो सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर पॉइंट ए है आपका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और इसी में आपका पॉइंट बी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक, प्रॉफिट्स में से देंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ज़रा ध्यान से समझना बेटा, इनमें कैलकुलेशन करनी कैसे है। प्रॉफिट्स आपको गिवन होंगे, बस इतना ध्यान रखना कि अगर बिफोर चार्जिंग का पॉइंट है तो आपके पास प्रॉफिट्स गिवन होंगे। ठीक, और अगर प्रॉफिट्स गिवन हैं तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, उस पर रेट अप्लाई करेंगे अपॉन 100। ठीक, और अगर आफ्टर चार्जिंग का पॉइंट है तो ज़रा ध्यान से समझेंगे। प्रॉफिट्स गिवन होंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कमीशन का अगर पॉइंट है या तो मैनेजर कमीशन होगा या फिर पार्टनर्स का कमीशन होगा। कहने का मतलब है कमीशन का पॉइंट अगर क्वेश्चन के अंदर है तो इस पॉइंट पर ध्यान देना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मेंशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मेंशन है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो ये जो प्रॉफिट्स होते हैं इसमें प्रॉफिट्स के अंदर रेट इंक्लूड है, मतलब जो कमीशन का पार्ट है वो इंक्लूड है। इस सिनेरियो में आपको रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ेगा। और ये वाला जो सिनेरियो है इसमें प्रॉफिट्स के अंदर जो कमीशन का पोर्शन है वो इंक्लूड नहीं है। इन दैट सिनेरियो आपको रेट अपॉन 100 करना पड़ेगा। आइए देखते हैं आगे। आइए बच्चों, अब समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों बिजनेस पे करता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आइए जरा ध्यान से समझिए। देखो सिंपल सी बात है, ओनर का पैसा है, ओनर अपना पैसा कहीं बैंक में भी जमा करवा सकता है, बैंक में कहीं डिपॉजिट करवाएगा, एफडी करवाएगा तो उस पर वो इसे इंटरेस्ट लेगा। राइट, अब वही पैसा ओनर जो है बिजनेस में लगा रहा है तो बदले में वो भी कुछ एक्सपेक्ट करता है कि मुझे कुछ मिले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समथिंग लाइक दैट कि आप बिजनेस जो है ओनर का फंड यूज कर रहा है और वो टाइम जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो फंड यूज करेगा। बिजनेस बिजनेस और ओनर अलग होते हैं बेटा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। यहां पर ओनर बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहा है अल्टीमेटली जितने भी टाइम बिजनेस उस पैसे को यूज करेगा वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है। दैट्स वाई कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक, तो अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से कैपिटल क्या होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, और उस कैपिटल से कमाई गई अर्निंग इनकम्स को भी आप क्या करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्रेडिट करते हो, बिकॉज अल्टीमेटली इनकम्स आर ऑल्सो लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया और अब वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो ऑब्वियसली ये एक टाइम बार मैंने बनाया। मान लीजिए साल की शुरुआत हुई 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को ही क्या हुआ कि बिजनेस शुरू हुआ और ओनर ने पैसा
लगाया, कितना लगाया, 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे। सो इस 1 लाख की फंडिंग को बिजनेस पूरे साल यूज करने वाला है। हाँ सर करने वाला है। और हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर भी मान लो 30 जून को वो कुछ और एडिशनल पैसा लेकर आ जाए, हाँ या ना। तो हो सकता है कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन और लेकर आ जाए। अगर वो कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन और लेकर आया तो पूरे साल में ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी कितने टाइम यूज हुआ, उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक। तो अल्टीमेटली बिजनेस में जितना पैसा ओनर लगाता जा रहा है वहां से लेकर ईयर एंड तक वो जितने भी टाइम पीरियड, जितने भी मंथ्स बिजनेस ने यूज करा है वो पैसा, उतने टाइम पीरियड का बिजनेस इंटरेस्ट पे करता है टू द पार्टनर और यू कैन से ओनर। ठीक। अब जरा ध्यान से समझना कि इसका फॉर्मूला क्या है। आप इसको फॉर्मूला समझ के रटते हो, रटो मत, सिंपल फंडा है, क्लियर तरीके से समझो। आप जब बैलेंस शीट बनाते हो, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा बैलेंस शीट आपको आती होगी। बैलेंस शीट में यहां पर क्या बनाते हो बेटा आप, लाइबिलिटी साइड होती है, और ये कौन सी साइड होती है, ये होती है आपकी एसेट साइड। ठीक। जी सर। यहां पर आप क्या लिखते हो, यहां पर आप लिखते हो कैपिटल, और वो जो कैपिटल है वो क्लोजिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि साल के शुरुआत में कुछ कैपिटल रही होगी जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। यस और नो। हाँ सर, साल के शुरुआत में कुछ पैसा लाया होगा ओनर, तो वो होती है ओपनिंग कैपिटल। ये आपको बहुत अच्छे से पता है सारी चीजें। ठीक। अब जरा आगे देखिए, साल के शुरुआत में जो बिजनेस में पैसा लेकर आया कौन, ओनर, वो मैंने यहां पर रखा। इस पैसे से कुछ अर्निंग्स जनरेट हुई जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट्स, तो हम ऐड कर देते थे क्या, नेट प्रॉफिट्स। और बिजनेस की ये लाइबिलिटी साइड है, देख रहे हो बिजनेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी बैलेंस शीट में, कि मेरी लाइबिलिटीज हैं ये। और अल्टीमेटली कैपिटल क्या है, कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी तो होती है, बिकॉज अल्टीमेटली किसके पास जाएगा ये पैसा, ये ओनर के पास जाएगा, मतलब पार्टनर्स के पास जाएगा। ठीक। तो देखो बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है किससे, ओपनिंग कैपिटल जो लगाई, इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो लगाया उससे भी लाइबिलिटी बढ़ी, प्लस प्रॉफिट्स अगर हुए, सारी रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद फाइनली नेट प्रॉफिट्स निकले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो भी क्या है, उससे भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा साल के दौरान कुछ और एडिशनल कैपिटल लेकर आए, क्या लाए, एडिशनल कैपिटल लेकर आए। तो भैया वो एडिशनल कैपिटल भी बिजनेस में जितने दिन यूज हुई टिल द ईयर एंड, टिल द ईयर एंड, उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट एडिशनल पे भी आता है। ड्राइंग्स को मैं माइनस कर देता हूं। ड्राइंग्स को माइनस क्यों कर देता हूं सर, ध्यान से समझिए। ड्राइंग्स को माइनस करने का पर्पस बड़ा सिंपल है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस की लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है बाय ड्राइंग्स। क्योंकि बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया, अब उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूशन रिड्यूस हो गया, और इसलिए मैं इसको क्या करता हूं यहां पर माइनस करता हूं। अल्टीमेटली बैलेंस शीट में क्या आती है, बैलेंस शीट में आती है बेटा क्लोजिंग कैपिटल। क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको बैलेंस शीट से याद रहनी चाहिए कि क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हम कैसे किया करते थे। ठीक। क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहा हूं मैं। ठीक। उसके बाद आगे देखिए, ओपनिंग कैपिटल हो गई, नेट प्रॉफिट्स हो गए, एडिशन मैंने ऐड कर दिए, ड्राइंग्स मैंने माइनस कर दी। इसके बाद और तो कुछ नहीं बचा, नहीं सर और कुछ नहीं बचा। तो फाइनली मेरा क्या आ जाता था बेटा, ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था। अब जरा इसी को मैं फर्दर और डिराइव करूं और थोड़ा सा मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। यस और नो, हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। अब मेरे को निकालना है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़े तो आप बड़े इजीली निकाल लोगे। इक्वेशन बन चुकी है, इसको वहां ले जाइए, बाकी सब चीज़ों को यहाँ ले आइए। देखो, तो ओपनिंग कैपिटल का जो आप फॉर्मूला बोलते हो ना बेटा, फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं होता। आप सिंपली समझो कि साल के शुरुआत में इतना कंट्रीब्यूशन लेके आए थे भाई,
नेट प्रॉफिट से मेरा लाइबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है, तो नेट प्रॉफिट्स प्लस करते हैं, एडिशन से और प्लस होती है, और ड्राइंग से माइनस करता हूँ, फाइनली मैं क्लोजिंग कैपिटल पे निकल कर आता हूँ, मतलब साल के अंत में मेरे पास बिजनेस में कितना पैसा बचा हुआ है, किसका, ओनर का। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट्स माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। यस और नो? हाँ सर। तो इस तरीके से आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, एंड देन ओपनिंग कैपिटल पे सीधा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है एज स्पेसिफाइड इन द डीड और एग्रीमेंट, उसको सीधा अप्लाई करेंगे। सो कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल है उस पर सीधा सीधा जो रेट है आईओसी का, उसको आप अप्लाई करेंगे अपॉन 100। ठीक। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो ध्यान रखना बेटा, एडिशनल कैपिटल है तो कैसे देंगे, उस एडिशनल कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली देंगे। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एडिशनल कैपिटल, तो जितनी भी एडिशनल कैपिटल है इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो भी रेट है अपॉन 100, और यहाँ पर आ जाएंगे मंथ्स, जितने भी महीने टिल द ईयर एंड वो यूज़ हुआ है अपॉन 12। ठीक। अकॉर्डिंगली आप एडिशनल पे भी कैलकुलेट कर लेंगे, एंड देन इन दोनों का आप सम कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल पाएंगे। ठीक। इसमें ड्राइंग्स की भी एडजस्टमेंट होंगी। ठीक। तो ड्राइंग्स में सिंपल सी बात है, बिजनेस में से कुछ पैसा निकल जाएगा, उसको आपको लेस करना पड़ेगा। ठीक है। सो सिंपल सी बात है, दिमाग में फंडामेंटल क्लियर रखिए कि बिजनेस कितने समय के लिए पैसा यूज कर रहा है, किसका, ओनर का। ठीक। और उस बेसिस पर मैं क्या करता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता हूं, जैसा कि रेट स्पेसिफाइड है कहां पर, डीड में। ओके। और अगर डीड में रेट स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर क्वेश्चन आया तो पॉसिबिलिटी है कि 3 से 4 नंबर के अंदर बेटा आ सकता है। बाकी पूरे पूरे चांसेस जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के और पास्ट एडजस्टमेंट के हैं। सो मेक श्योर इन टॉपिक्स को तो आप बहुत अच्छे से करके जाओगे। ठीक है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए बी सी एंड कंपनी। देखो एंड कंपनी लिखा है तो ये पहचान है कि पार्टनरशिप है, एसोसिएट्स लिखा होता है तो वो भी एक पहचान है कि पार्टनरशिप है। देयर कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2019, तो दिसंबर 2019 में जो उनकी कैपिटल है, कहने का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल जो है वो ए की है 1 लाख रुपीज़, बी की है 80,000 एंड सी की है 60,000। ठीक। ये क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि 31 दिसंबर की डेट पर इनकी कैपिटल का बैलेंस गिवन है। आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000 ऑन 1 जून। 1 जून को ए ने पैसा इंट्रोड्यूस करा है, एडिशनल कैपिटल वो लेकर आया है कितना, 20,000। वेयर एज बी एंड सी मेड ड्राइंग, बी और सी ने क्या किया है, बी और सी ने भैया ड्राइंग करी है कितनी, 30,000 के बी ने पैसे निकाले हैं 30,000 रुपये, और सी ने निकाले हैं 40,000 रुपये। प्रॉफिट जो अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट्स की फिगर है वो है 1 लाख रुपीज़। ओके। ड्राइंग्स आ गई, प्रॉफिट्स आ गए, और आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखी है 5:3:2। ठीक है। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अकॉर्डिंगली हम ओपनिंग कैपिटल इजीली निकाल पाएंगे। 12% का रेट है जो कि आपको इस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक। तो कंप्यूट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन।
सबसे पहले एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल का। क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स जो भी शेयर होगा, प्लस ड्राइंग्स और माइनस कुछ अगर एडिशनल कैपिटल अगर साल के दौरान आई है तो। ठीक, और तो कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए की। तो ए का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है बेटा आपका 1 लाख। इसमें जो नेट प्रॉफिट्स हैं इसका शेयर आप निकाल सकते हैं, जो कि 1 लाख है। 1 लाख का आप कर दीजिए 5/10, प्लस ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स ए की तो कुछ भी ड्राइंग्स नहीं है, बी और सी की ड्राइंग दे रखी है बेटा। ए ने तो पैसा लेकर आया है, तो ए की ड्राइंग नहीं है, ए का एडिशनल कैपिटल है। ठीक है, तो ए की ड्राइंग कुछ नहीं है, बट ए का एडिशनल कैपिटल है, जो कि कितना है ज़रा ध्यान से देखेंगे। एडिशनल कैपिटल है ए का 20,000। तो देखिए ज़रा, 1 लाख ये हो जाएगा आपका 30,000। 30,000 पे आप ये लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसके अलावा जो एडिशनल है उस पर अलग लगेगा। तो आइए ज़रा कैलकुलेट करते हैं। ये तो पूरे साल का लगेगा, राइट जी। 12% ही है। 3,600। ठीक है, चलिए एडिशनल पे बात कर लें। एडिशनल कितना था, एडिशनल 20, जो कि वो कब लेकर आया है, वो लेकर आया है आपका जून। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो जून का पूरा महीना और उसके बाद 6 महीने का, 7 महीने, 7 मंथ्स। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना आ जाएगा, 5,000। तो 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ए का। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी और सी दोनों पार्टनर का। तो सबसे पहले हम बी की कैलकुलेशन करेंगे, ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो बी का जो आपका क्लोजिंग कैपिटल है वो दिया हुआ है। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल, अब एक काम करिए डायरेक्ट लिखिए। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 80,000। उसके बाद एडिशनल ये कुछ लाए नहीं थे, ड्राइंग्स आपकी प्लस होंगी, जो कि कितनी है, बी की है 30, और प्रॉफिट्स आपके माइनस होंगे। ठीक, और प्रॉफिट्स का जो पोर्शन है वो है 3/10। सो 1 लाख का
3/10। आठ और 3 11, ये हो जाएगा 30, ये आ जाएगा आपका 80,000। सो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देते हैं। सो फाइनली इसके बाद जो आंसर है वो आएगा 9600। ओके, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं बेटा सी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत सिंपल है, देखिए ज़रा ध्यान से। क्लोजिंग कैपिटल 60, इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे। ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स है 40, इसको ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो 2/10, 1 लाख का 2/10, $80,000 सेम आया जो कि बी का भी आया था। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। ओके, चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि आपका फंडामेंटल चैप्टर का ही है। जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। सो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आपको पास्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट कुछ एप्रोप्रिएशंस के, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट मिलना था जो नहीं मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा था कम दे दिया। कुछ इस तरह के एरर्स, कुछ इस तरह की गलतियां हो जाती हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते टाइम, उनको बाद में करेक्ट किया जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। अब देखो इसमें टाइप्स ऑफ एरर कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एनी अमाउंट विच इज़ टू बी। स्टेप 1 में देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एरर नंबर 1, जिसमें क्या है, एनी अमाउंट विच इज़ टू बी क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बट फॉरगॉन टू बी क्रेडिटेड और क्रेडिटेड विद लेस अमाउंट। एक गलती क्या हो सकती है भैया, कि अमाउंट क्रेडिट होना था किसमें, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर के करंट अकाउंट में, भूल गए नहीं दिया, या क्रेडिट किया तो कितने से किया, कम से किया, लेस अमाउंट से क्रेडिट किया। ठीक है, पहला एरर समझना ध्यान से कि अमाउंट क्रेडिट होना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या क्रेडिट अकाउंट में। देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में कब जाएगा, जब आपका नॉर्मल फ्लेक्सिबल मेथड है। ठीक है, फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड है, और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। जाएगा दोनों में से किसी एक अकाउंट में, या तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या फिर करंट अकाउंट में जाएगा। नहीं दिया या तो भूल गए, और अगर दे दिया तो कम दिया विद लेस अमाउंट। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, मेथड्स टू रेक्टिफाई। अब मेथड क्या है रेक्टिफाई करने का, सिंपल सी बात, अगर नहीं दिया ना तो उतने से और क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। भैया सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया तो ज़्यादा कर दो, है कि नहीं। 12,000 देना था, 10,000 दिया तो 2,000 और क्रेडिट करना है तो और क्रेडिट कर दीजिए। नहीं दिया तो भी क्रेडिट करना बनता है तो भी क्रेडिट कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है, एरर नंबर 1 बहुत ईजी है। कुछ अमाउंट देना था, क्रेडिट होना था, वो नहीं दिया या कम दिया, तो दोनों ही सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है एनी अमाउंट विच इज टू बी डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बट फॉरगॉन टू बी डेबिटेड। डेबिट होना था, नहीं किया,
या किया तो कम अमाउंट से किया, ठीक है। डेबिट होना था, नहीं किया, और अगर कर दिया तो कम अमाउंट से डेबिट कर दिया। तो इस सिनेरियो में जितना डेबिट करना रह गया है उतना डेबिट कर दीजिए, या नहीं कराए तो डेबिट पूरा पूरा डेबिट कर दीजिए। ओके, तो मेथड क्या है रेक्टिफाई करने का? डेबिट करिए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एरर नंबर 3, एनी अमाउंट विच हैज बीन क्रेडिटेड इन एक्सेस टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। ज्यादा आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अगर ज्यादा क्रेडिट कर दिया इन एक्सेस, भैया जितना क्रेडिट होना था उतना नहीं, उससे ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा? उसको कम करना पड़ेगा। तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे को उस सिनेरियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट्स वाई हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एनी अमाउंट विच हैज बीन डेबिटेड इन एक्सेस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, अगर एक्सेस डेबिट कर दिया तो क्या करें? एक्सेस डेबिट कर दिया ना, तो एक्सेस डेबिट को कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? उसको क्रेडिट कर देना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप समझ सकते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप तो यही था कि गलतियां क्या हैं। क्रेडिट नहीं हुआ तो कर दीजिए, कम किया तो ज़्यादा कर दीजिए, मतलब कम हुआ तो ज़्यादा कर दीजिए। डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर दो, कम डेबिट किया तो और उसको जितना होना चाहिए था उतना डेबिट कर दो, ठीक है। ये तो है जो नहीं हुआ। जो देना था वो दो पहले, या जो लेना था वो लो पहले, ठीक है। डेबिट वाली चीज़ों को डेबिट करिए। अब देने लेने के बाद स्टेप 2, चेक करो कि टोटल कितना क्रेडिट हो रहा है या टोटल कितना डेबिट हो रहा है। उतना प्रॉफिट रिवर्स बैक करो, उतना प्रॉफिट रिवर्स बैक करो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? पुराने जो प्रॉफिट्स हैं अल्टीमेटली वो डिफरेंट तरीके से जाने थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने नहीं दिया, बट प्रॉफिट तो बटे होंगे ना, राइट और नॉट? वही प्रॉफिट आपने नॉर्मल प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। असल में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से अलग जाते, फिर बचा हुआ प्रॉफिट अलग जाता, राइट। अब जो चीजें डेबिट होनी थी या जो चीज क्रेडिट होनी थी वो आपको जो करना था पहले वो कर दो, उसके बाद उतना ही अमाउंट रिवर्स बैक लो, प्रॉफिट्स को रिवर्स कर लो। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में डिफरेंट एप्रोप्रिएशंस के नाम से जाना था, बट असल में उस नाम से गया नहीं है। वो आपने सीधा सीधा प्रॉफिट्स के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उतना प्रॉफिट क्या करो? रिवर्स बैक लो, उसको वापस छीन लो। तो वापस टोटल जितना आपका क्रेडिट हो रहा है, टोटल जितना भी आपका डेबिट हो रहा है, उसको आप वापस छीनेंगे। और वापस छीनेंगे कैसे? उसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से जाना था, नहीं दिया, तो भैया 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दोगे, और उसके बाद 1 लाख का ही प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 लाख का प्रॉफिट आपने नॉर्मल प्रॉफिट्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, जो कि असल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से जाना था, ठीक। उसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो सेम अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। टोटल चेक कर लो कितना क्रेडिट है और कितना डेबिट है। एंड फाइनली स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो भी नेट बैलेंस निकल कर आता है ना, उसको कंप्यूट करिए और रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दीजिए। एंट्रीज को क्या कर दो? रेक्टिफाई कर दो, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट और जितना हमारा पहले डेबिट होना था, क्रेडिट होना था, अकॉर्डिंगली प्रॉफिट्स को आपने रिवर्स किया, डेबिट किया, अकॉर्डिंगली आप देखेंगे जो नेट बैलेंस निकल कर आएगा प्लस और माइनस। अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा वाले बचेंगे। उस सिनेरियो में जो बैलेंस है वो अमाउंट क्रेडिट होगा, जिस भी स्पेसिफिक पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हो या करंट अकाउंट की बात कर रहे हो, ठीक। जो क्रेडिट होना था वो क्रेडिट होगा, जो डेबिट होगा वो डेबिट होगा बैलेंस से, जो नेट बैलेंस है, ठीक। तो बहुत सिंपल सिनेरियो, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कि फर्दर और कितने तरह के आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स करने को मिल सकते हैं। देखिए ध्यान से। सो पास्ट एडजस्टमेंट में आगे और कैसे कैसे केसेस आ सकते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट व्हेन प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपने प्रॉफिट पास्ट एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है और उसकी आप क्या करने वाले हो? एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट करने वाले हो। ध्यान से देखेंगे, सिंपल सी बात, अगर आपने रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट्स को दे दिया है, क्रेडिट कर दिया है, तो सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से क्रेडिट हो गया है उसको वापस छीन लो। आप कौन हो? आप अकाउंटेंट हो और आप बिजनेस के लिए कर रहे हो, आप अपने आप को बिजनेस समझेंगे, ठीक है। आपने क्रेडिट कर दिया था अमाउंट, रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से वापस छीन लो। वापस छीन लो तो मतलब क्या करोगे? प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो बट चुके हैं अमंग पार्टनर्स इन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी डेबिटेड। उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, वापस छीनना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, प्रॉफिट्स इन करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी क्रेडिट। अब जो करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है आपका, उससे एक्चुअल में आपको जितना क्रेडिट करना था, करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से जितना क्रेडिट होना था उतना क्रेडिट करिए।
जो गलत दे दिया उसको वापस छीन लो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज व्हाट, जितना जाना था, जितना क्रेडिट होना था उतना क्रेडिट करिए। उसके बाद इन दोनों का, इन दोनों स्टेप्स का आपको नेट इफेक्ट निकालना है स्टेप नंबर 3 में। कंप्यूट नेट इफेक्ट एंड पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, एंड पास एडजस्टमेंट एंट्री, आपको एडजस्टमेंट एंट्री उसके बाद करनी है। ठीक, बहुत सिंपल सिनेरियो है ऑल ओवर। अगर मैं अब कंक्लूड करूं कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, अगर कुछ गलत दे दिया तो वापस छीन लो, करेक्ट तरीके से दो, देन उसके बाद उसका नेट इफेक्ट निकालिए, एंट्री पास करिए। इससे पहले वाले जो हमने केसेस देखे उसमें भी यही है, कुछ अमाउंट था, क्रेडिट होना था, नहीं किया तो क्रेडिट कर दो, कम किया तो बढ़ाकर क्रेडिट कर दो, डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया तो कर दो डेबिट, कम अमाउंट से डेबिट किया तो बढ़ाकर कर दो। ठीक, ये हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद आपको रिवर्स बैक लेना पड़ेगा प्रॉफिट्स को, बिकॉज वही प्रॉफिट्स आपके गलत तरीके से बढ़ गए हैं, उतने ही प्रॉफिट्स को आप रिवर्स बैक लेंगे एंड देन उसका नेट इफेक्ट निकाल कर आप एंट्री पास करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सी एंड पी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी और पी दोनों पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, 2018-19 में प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग। तो प्रॉफिट जो थे 18-19 के वो बांट दिए, बट ये चीजें नहीं दी। क्या क्या नहीं दिया, जरा ध्यान से देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना जाना था सी और पी में, ये नहीं दिया। सैलरी जानी थी पी की 8,000 की, ये भी नहीं दी। कमीशन था सी का, ये भी नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, अब ये देना था लेना था, ऑब्वियसली फर्म इसको चार्ज करता है। ठीक, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म क्या करता है, चार्ज करता है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चे, डेबिट। ठीक, तो ये कुछ एडजस्टमेंट थी जो कि होनी थी, वो नहीं करी, और विदाउट डूइंग दीज एडजस्टमेंट्स सीधा सीधा प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और इन गलतियों को रेक्टिफाई करना है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहली बात हमें पता है कि पहला पहला स्टेप जो हमारा है वो ये है कि जो चीज़ें हमने नहीं दी है ना उनको दे दो। ठीक है, जो चीज़ें हमने गलती से नहीं दी हैं उनको देना बनता है तो दो। क्या क्या देना बनता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बनता है, करो इसको क्रेडिट। सो जो देना बनता है, क्या देना बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जरा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 1,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिट, क्या करते हैं इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो फर्म की तरफ से टोटल में कितना जाएगा, 1,500। ठीक, सैलरी जाएगी पी को, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पी को सैलरी देनी है, तो दे दो। कितनी, 8,000। ठीक, उसके बाद कमीशन टू सी, कितना है, 2,000। तो ये चीज़ें क्रेडिट होनी थी, हमने क्रेडिट कर दी। उसके बाद आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट वालों को जरा टोटल कर लेते हैं। अगर मैं क्रेडिट वालों को टोटल करूं तो ये होता है हमारा 3,000 और ये होता है हमारा 8,500 और ये हो जाएगा हमारा 11,500। तो 11,500 टोटल क्या होना है, क्रेडिट। ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिट।
ठीक, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जो अमाउंट हमारा डेबिट होना है, लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड। कितने से डेबिट होगा? 10,000 एंड 12,000। टोटल कितना डेबिट होगा? टोटल हो जाएगा ये 22,000। ठीक, चलिए अब ज़रा हम इसका निकाल लेते हैं, नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एंड डेबिटेड। ध्यान से देखेंगे। इधर जो निकल कर आएगा नेट अमाउंट कितना? 7,000 जो कि डेबिट होगा। इधर जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 3,500 क्या होगा? डेबिट। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टोटल डेबिट होना है, नेट जो टोटल डेबिट होना है वो हमारा कितना होगा? 10,500। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसमें से आप निकालेंगे कि जो नेट अमाउंट जो हमारा डेबिट होना है वो कितना है? 10,500। अब इतने ही जो हमारे लॉस हैं, ठीक, अब ये हमारे लॉस ही तो हैं। 10,500 के हमारा क्या निकल कर आ रहा है? ज़्यादा हमारा डेबिट निकल कर आ रहा है, राइट। तो इतना हम क्या करेंगे, इतना प्रॉफिट्स हम रिवर्स बैक लेंगे। अब आगे समझिए कि हमारा यहाँ पर 10,500 का लॉस आया है। देखो हमने स्टेप्स में क्या पढ़ा था कि जो चीज़ें देनी है उनको क्रेडिट कर दीजिए और जो चीज़ें लेनी है उनको डेबिट कर लीजिए। हमने वो कर लिया। फाइनली जो नेट इफेक्ट निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है? 10,500 का लॉस। अगर यही प्रॉफिट होता तो मैं प्रॉफिट को क्या करता? रिवर्स बैक लेता और उस सिनेरियो में मेरे को प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ता? डेबिट करना पड़ता। ये ऑलरेडी लॉस है बेटा, और लॉस को रिवर्स करते हैं तो क्या करते हैं? लॉस को रिवर्स मतलब क्रेडिट। तो 10,500 को आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा। 10,500 को क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर यहां क्रेडिट होता 10,500 तो मैं यहां पे डेबिट करता। ठीक, क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट्स को गलत तरीके से बांट कर बैठ गया, मैंने नॉर्मल प्रॉफिट्स की तरह बांट दिया। असल में मेरे को उस सिनेरियो में अगर यहां पर क्रेडिट होता तो कहने का मतलब ये है कि वो एप्रोप्रिएशंस क्रेडिट के नाम से जानी थी, जो कि नहीं गई, मैंने डायरेक्टली प्रॉफिट के नाम से बांट दी। ठीक है, डायरेक्टली मैंने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ ऑलरेडी लॉस आ रहा है तो लॉस को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। मतलब लॉस डेबिट होते हैं तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। थ्री टू टू के रेशो में रिवर्स बैक कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये आएगा आपका 6,300 और 4,200। ठीक, फाइनली आप नेट इफेक्ट निकाल पाओगे। इसको करेंगे, यहाँ आ जाएगा 700 और ये है क्रेडिट। तो ज़्यादा वाला कौन सा है? ज़्यादा वाला बेटा डेबिट का है। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया कि सी क्या होगा, एंट्री के अंदर डेबिट होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1,500, 700, 700 ये भी हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर ये होगा क्रेडिट। बस आपकी इसकी एंट्री पास करनी है आपको, यही आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। सो आपकी
जो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है वो क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट 700। ठीक है जी, इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बैलेंस डेबिट क्रेडिट निल।